जिंदगी मुझे परेशान करने की साजिशें नाकामयाब हो जाएंगी, मुझे दुखी करने की ख्वाहिशें धूल में मिल जाएंगी। आ वादा कर लें, लगा लें बाजी, क्योंकि गर तू रावण है मैं सीता बन राम को लूंगी बुला। क्योंकि गर तू हिरण्यकश्यप है प्रहलाद बन विष्णु को लूंगी पुकार। दुर्योधन गर तू बन जाएगा द्रौपदी बन कान्हा को लूंगी बुला। अब तू क्या करेगा बता, राम बनेगा या रावण, हिरण्यकश्यप बनेगा या विष्णु, दुर्योधन बनेगा या कान्हा, अब बता तू क्या करेगा। हेलो फ्रेंड्स, माधुरी आ चुकी है आपकी महफिल में फिर से सृजन लेकर 107.8 FM रेडियो मनोरचना पर। और आप दोस्तों जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं एक सेलिब्रिटी को लेकर आती हूँ आपके पास, और उन सेलिब्रिटी को लेकर आती हूँ जिसे चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। और अगली बार आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहेंगे आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 801078 पर। और आपको कैसा लग रहा है हमारा शो वो भी आप बता सकते हैं इसी नंबर पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ सृजन स्पेशल इसलिए कि हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हैं, आप हैं बहुत बड़े कवि, राइटर, साहित्यकार श्रीमान लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी। बाजपेयी साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी, और 107.8 रेडियो मनोरचना के सभी श्रोताओं का मैं भी स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों हमारे आज के जो मेहमान हैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। उनकी जो एक बहुत बड़ी खासियत है वो मुझे बोलने नहीं दे रहे, इसलिए मुझे मजबूरी में रुकना पड़ रहा है। आप बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर भी हैं। बाजपेयी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि आपने कैसे, कब और क्यों, आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत कैसे हुई। ये बचपन से ही मुझे रुचि थी, और वो रुचि स्वाभाविक है कि मेरी माँ शाम के समय, जब वो सूर्यास्त का समय होता है जी, तो वो भजन गाती थी, और उनमें एक ऐसी एक अलौकिक या क्या कहें एक जादू जैसा होता था, और मैं लग के बैठ जाता था सब काम छोड़ के, और कहीं ना कहीं वहाँ से ही कविता मुझे मिली। और जब ज़रा सी मुझे समझ आई और जब भी कुछ इस तरह का अवसर हुआ तो कहीं ना कहीं वो कविता तुकबंदी के रूप में जाहिर है कि वो फूटती रही। लेकिन सही मायने में जो मैंने पहली कविता अपने जीवन में लिखी जी। वो कविता हिंदी के लिए जब आंदोलन हुआ तो एक विद्यार्थी के नाते मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी। क्या बात। पूरे देश में, बल्कि उत्तर भारत में वो हुआ था। तो मेरी जो जीवन की पहली रचना है वो हिंदी को लेकर के है। क्या बात। क्योंकि वो उम्र ऐसी होती जब आप एक तरफा प्यार कर लेते हैं किसी से भी, और 90% कवियों की शुरुआत प्रेम कविता से होती है। जी। लेकिन जो मेरा कवि जन्मा है वो सामाजिक सरोकार से ही जन्मा। क्या बात। क्या उम्र रही होगी? तब मैं 9th में पढ़ता था, 9वीं कक्षा में। आपको वो कविता याद है बाजपेयी साहब? उसको रचना कहेंगे या तुकबंदी कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन उसमें 2 लाइनें मुझे याद है कि वो हिंदी को लेकर के सारी कविता थी। जी। कि गुड मॉर्निंग और टाटा से भी करके टाटा करो नित्य के जीवन में इंग्लिश का घाटा, कुछ इस तरह का था। लेकिन वो पूरी एक लंबी कविता थी। कुछ सुना दे हमारे दोस्तों को। जी गुजारिश कर। वो मैं आपको मैंने कहा कि मेरी मुख्य विधा हिंदी गजल है। जी। और हिंदी गजल कि जब दुष्यंत कुमार जी ने का वो विशेषांक छपा, कमलेश्वर जी ने छापा, जी। तो उसके कुछ ही महीनों बाद मेरी गज़ल सारिका में छपी थी। और ये जो कुछ लोग थे उस समय जिन्होंने इस हिंदी गज़ल को अपनाया, जिनमें से एक मैं भी था उस हिसाब से। दोस्तों जो देख रहे हैं किनसे मिलवा रहे हैं आज हम आपको। इससे पहले भी गज़लें लोग लिख रहे थे, लेकिन हिंदी गज़ल की जो अब पहचान बनी है, जहाँ आप देखिए बहुत से लोगों ने PhD किया है, PhD के अलावा MPhil हुए हैं, और सैकड़ों संग्रह आ गए हिंदी गज़ल के। जी। और हिंदी गज़ल क्या, गज़ल है, मतलब इसमें कोई हिंदी जो देवनागरी में लिखी जाती है और थोड़ा उसमें कहीं हिंदी का एक मुहावरा संस्कार है, वो हिंदी गज़ल है। तो मैं आपको एक, और वो बहुत मिलती जुलती है, कहीं आज देखिए कोई फ़र्क नहीं, जो आज एक साथ खड़ी है हिंदी उर्दू गज़ल, या तो ये बहुत अच्छी बात है, जोड़ रही है दिलों को। दीवार क्यों है। जी। तो मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ कि जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है। क्या बात है। जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। क्या बात। शेर सुनिएगा। स्वागत है। कि एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, कि एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, आज के दौर में ये एक हुनर लगता है।
क्या बात है, क्या बात है। और बहुत शेर सुनिएगा कि स्वागत है। भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही है नजरें, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है। बहुत खूब, बहुत और इसमें एक शेर खास तौर पे सुनिएगा कि जी, कैसा स्वागत है। चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। क्या बात है, क्या बात और एक शेर इसमें ये है कि जिसकी हर ईंट जुटाई थी लहू से अपने, कि जिसकी हर ईंट जुटाई थी लहू से अपने, कितना बेगाना उसे अपना वो घर लगता है। बहुत खूब, बहुत और हम तो हर आंसू को शब्दों में बदल देते हैं, हम तो हर आंसू को शब्दों में बदल देते हैं, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता क्या है। बात है। और शजर माने होता है पेड़। आखिरी शेर है ये है जी, कि स्वागत है। यूं कड़ी धूप में लिपटाया छाँव से मुझको, यूं कड़ी धूप में लिपटाया छाँव से मुझको, माँ के आंचल सा ये अनजान शजर लगता वाह, है, वाह, वाह, जब क्या भी बात, वीरान सा क्या ख्वाबों बात, का नगर क्या लगता बात, है, क्या बात। कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। वाजपेयी साहब, जो अभी अभी आपने अंतिम शेर सुनाया, अपनी माँ की आंचल की बात की, और पहले आप बात कर रहे थे कि आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत हुई अपनी माँ के जो शाम की भजनों के साथ बैठकर आपकी शुरुआत हुई। आपकी माँ को हम सैल्यूट करते हैं। और मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ गया, मैं गुजारिश करूँगी आप गुनगुना दीजिए। भोर होते कागा पुकारे। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा मोरे गाँव। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा मेरे गाँव। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा मेरे गाँव। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा मेरे गाँव में। उठ के सवेरे में तो अंगना बहारूं, फिर बनिया भरूं, हाय राम जी। मुझको क्या खाए कोई चाहे ना आए कागा, मैं क्या करूं, हाय राम जी। हाँ हाँ हाँ, तुझे और कहीं कोई काम नहीं, बस आँख खुली पहुँचा मेरे धाम। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा मेरे गाँव चल कान न खा, जुल्मी सताए काहे, उड़ जा रे उड़ जा, हाय पीछा तो छोड़ मेरा राम जी। बाबू जो आया मेरे दोनों ये पंख तेरे, दूंगी मरो सच राम जी। हाय हाय यही पास मेरे बैठा शोर करे, बतलाए नहीं उसका कोई नाम। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा मेरे गाँव। भोर होते कागा पुकारे काहे राम, कौन परदेसी आएगा
वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। बहुत बड़े कवि हैं आप, राइटर हैं। इनके बारे में मैं बार बार अगर कुछ कहूँ तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज को दीपक दिखा रही हूँ। वाजपेयी साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। वाजपेयी साहब, आपने देश भर में अनेक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों, मुशायरों में काव्य पाठ किया, मंच संचालन भी किया। आपने प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में ब्रिटेन, पोलैंड, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम में भी काव्य पाठ किया और हमारे देश के झंडे गाड़े। मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपनी इस यात्रा के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। जी देखिए, मेरी कविता की यात्रा सही माने में 1974 से शुरू हुई, जब पहला कवि सम्मेलन मैंने 1974 में किया, जब मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा था, पहली साल में था, प्रीवियस में था। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। और दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत मैंने व्यंग्य कविता से की थी। कवि सम्मेलनों में व्यंग्य कविताएं सुनाता था। जी जी। और होता ये था कि ज़रा से भी भीड़ उखड़ने लगे तो मुझे दोबारा वो बुला लेते थे। तो मैं एक ही कवि सम्मेलन में मुझे 3-4 बार पढ़वाया जाता था। क्या बात। और बहुत बड़े से बड़े कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बड़े से बड़े जो हास्य कवि, व्यंग्य के कवि हैं, जैसे माणिक वर्मा, जैसे ओम प्रकाश आदित्य, जैसे शैल चतुर्वेदी वगैरह वगैरह, उन सब के साथ मैंने कविता पाठ किया। लेकिन 2-3 साल बाद मेरा मन वहाँ से उचटने लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मंच एक पूरा बाजार है, फिर उसमें ये होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना पड़ता है। तो मेरा मन नहीं रमा और मैं गंभीर कविता की तरफ मुड़ा। उल्टा हुआ, बहुत सारे लोग गीत कविता लिखते थे, गंभीर लिखते थे, और बाजार देख करके कि हास्य व्यंग्य में ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है, बहुत बुलाया जाता है, तो वो उधर चले गए। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो, मैं गंभीर कविता की तरफ आ गया और 1977 से मैं गीत गज़ल की तरफ मुड़ गया। और फिर मैं गज़ल ही सुनाने लगा, व्यंग्य सुनाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। बीच में एक दौर आया 6 महीने करीब, जब मैं दोनों तरह सुनाता था। फिर वो सब ख़त्म करके मैं पूरी तरह से गीत और गज़ल की दुनिया में आ गया। और बल्कि हिंदी गज़ल जिसे हम कहते हैं, वो हिंदी गज़ल को जैसे मैंने बताया कि मैं अपनाने वालों में शुरुआती लोगों में था। तो फिर ये कारवां चलता गया। बाद में मेरा जॉब ऐसा है कि जो बहुत डेडिकेशन मांगता है। जी जी जी। तो जो कवि सम्मेलन बहुत ज़्यादा मैं जाता था और श्रृंखला चलती थी कि आज यहाँ तो कल दूसरे शहर तो तीसरे शहर, और चले आ रहे हो 6 दिन के लिए घर से गायब हैं, वो सिलसिला रुक गया। लेकिन हाँ, रोजी रोटी का चक्कर है। जी नहीं, बिल्कुल। और मैंने एक जिम्मेदारी काम, आप हर समय छुट्टी नहीं ले सकते बहुत। तो वो एक फिर ये है कि बीच बीच में कवि सम्मेलन भी चलते रहे और लेखन चलता रहा निरंतर, प्रकाशन होता रहा, पत्रिकाओं में छपते रहे, और वो कविता मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती चली गई। और फिर वो ईश्वर की कृपा से बाहर जाने, भारत के प्रतिनिधि कवि के नाते मुझे जाने का सौभाग्य मिला। तो मुझे अभी पिछले दिनों ही, बल्कि मैं यूके, इंग्लैंड और आयरलैंड और वगैरह वगैरह में कई शहरों में कवि सम्मेलन थे, वहाँ जाने का अवसर मिला। खुशी होती है कि कैसे इंग्लैंड में और यहाँ पे अलग अलग शहरों में हिंदी का काम बहुत बढ़ रहा है। जी जी। और नए नए शहरों से मांग हो रही कि वहाँ हिंदी के कवि सम्मेलन हो। बहुत अच्छा सुनते हैं। खुशी की बात यह कि भारत में कवि सम्मेलनों का स्तर गिर रहा है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे से कविता सुनी जाती है। ये खुशी की बात है। वाजपेयी साहब, अभी आप हास्य व्यंग्य की बात कर रहे थे। मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए एक रचना आप जरूर दें। चाहे आपने मंचों पर बोलना बंद कर दिया है, पर हम चाहेंगे इस मंच पर आप जरूर हमारे दोस्तों के लिए एक रचना दें। हाँ, आमतौर पे मैं व्यंग्य की लंबी लंबी कविताएं सुनाता था, व्यंग्य कविताएं। लेकिन मैं आपको वैसे ही, चूंकि अब आपने कहा है, तो जी तो मैं एक व्यंग्य में एक छंद आपको सुना देता हूँ। वो छंद इस तरह है व्यंग्य में कि चारा घोटाला हुआ है रट रट बार बार, मीडिया के लोग सब झूठ बरसा गए, और कितने दिनों से यही चीख रहे अखबार, सैकड़ों हजारों लेख छप छप आ गए, और जिसका जो खान पान होगा वो तो खाएगा ही, बिना बात लोग कैसी मूर्खता दिखा गए, और खामखा ही शोरगुल क्यों मचा हुआ है, जब पशुओं का चारा चंद पशु ही तो खा गए। क्या बात है वाजपेयी साहब। जो अभी आपने बात की, मीडिया हम लोगों का दोस्त है, लेकिन वह जब मीडिया झूठ का सहारा लेता है तो एक तरीके से दोस्ती तो रही नहीं ना। मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, दोस्त ना रहा। जी आप बता दीजिए। जी हाँ, ये गीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुकेश जी के गाए बेहतरीन गीतों में से ये है। मैं गुनगुनाता हूँ जी आपके लिए। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त
ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी, सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी, नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा कले के नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से धन्यवाद आपका। वाजपेयी साहब, आपकी कविताएं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। आपकी कविताएं ब्रिटेन, त्रिनिदाद, नॉर्वे, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान सभी देशों में आपने हमारे देश के झंडे गाड़े, और साथ ही कविताओं के अनुवाद आपके हुए तमिल में, असमी, पंजाबी, डोगरी, उर्दू, जापानी, अंग्रेजी भाषाओं में आपके जो है अनुवाद हुए। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार आशाई शुम्बुन में जापानी अनुवाद भी आपकी रचना का हुआ। जी जी। और मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये जैसे कि सारिका में मेरी गज़ल छपी, जी जी जी, और उस गज़ल ने मुझे पहचान दी पूरे देश में। जी जी। और उसी के नाम पर मेरा संग्रह भी है। जी। तो संयोग ये रहा कि वो मुझे एक मेरे मित्र ने चिट्ठी लिखकर बताया कि भाई आप की जो गज़ल है उस पे ओशो रजनीश ने पूरा प्रवचन दिया है। हाँ, मुझे पता लगा कि आपके तो ये वो तो बहुत बड़ी बात है। जी, कविताओं उसके के बारे में तो भी वो थोड़ा बताएं आप। जी जी। तो वो क्या होता है कि ओशो रजनीश से कोई एक महिला कोई एक सवाल करती है, जी, तो जी। उसका उत्तर देने के लिए वो फिर मेरी गज़ल से शुरुआत करते हैं। तो एक एक शेर पढ़ते जाते हैं और उसकी व्याख्या करते जाते हैं और उसका जवाब। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि एक पूरा संपूर्ण प्रवचन मेरी गज़ल की व्याख्या करके उन्होंने दिया है। अब मुझे खबर नहीं लगती, इसी तरह से कहीं मेरी रचना छपी तो किसी का पत्र आया कि मैं इसका तमिल अनुवाद करना चाहता हूँ। मैंने बड़ी खुशी की बात करी, उनको लिख के दे दिया। फिर प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की और उन्होंने बहुत काम किया जापानी के क्षेत्र में, डॉक्टर राज बुद्धिराजा, उन्होंने मेरी कविताओं का अनुवाद जापानी में किया। और जापान से दुनिया का सबसे बड़ा अखबार निकलता है जिसका आपने नाम लिया, आशाई शंबुनी, शायद उसका नाम है, 1.25 करोड़ रोज छपता है। क्या बात है। तो उसमें जो साहित्यिक परिशिष्ट है उसमें मेरे ये कविताओं का जापानी अनुवाद छपा। और ये सिलसिला किसी ने, वो पाकिस्तान की जो श्रेष्ठ बहुत बड़ी मैगजीन है, साहित्यिक पत्रिका, उसमें मेरी कविताओं के अनुवाद छपे। फिर एक नॉर्वे में से पत्रिका निकलती है। इस तरह एक सिलसिला अपने आप से। तो ये एक मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि ये जो मतलब कविता को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तो मेरी बेटी ने वो अपने मेहनत से सब कुछ पाया है। बहुत खूब, जी जी। और वाजपेयी साहब, मैं गुजारिश करूंगी अपनी वो गज़ल हमारे दोस्तों को ले दे दें जो आचार्य रजनीश जी ने यूज़ की है आपकी। जी जी जी। हाँ, उसी के नाम पर मेरे संग्रह का भी नाम है, खुशबू तो बचा ली जाए, मेरे कवि गज़ल संग्रह का नाम है, जिस पर किसी ने अभी दिल्ली से एक महिला है जिन्होंने एमफिल भी किया, उसी पर उनको मिला है विश्वविद्यालय से। जी जी। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी, स्वागत है। अपने ही हाथों में, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। क्या बात है। अपने ही हाथों में। और उसमें शेर है बहुत। कि आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, लाश ईमान की कांधे पे उठा ली जाए, क्या बात, अपने ही हाथों में। और वो खास तौर पे शेर जिसने मुझे बहुत पहचान दी। जी, स्वागत है। कि पूरे गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, पूरे गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, बदचलन होने से, बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए, क्या बात, अपने ही हाथों में। और कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, इनके बारे में गलत फहमी न पाली जाए, अपने ही हाथों में। और एक शेर है, जी, स्वागत है। इन धुआंती सी मशालों को जलाने के लिए राख के ढेर से कुछ आग निकाली जाए,
अपने ही हाथों में। और इसका आखिरी शेर जी स्वागत है। कि लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, जैसे मजबूरी में, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, अपने ही हाथ। बहुत खूब। जी शुक्रिया। और जाने क्यों वाजपेयी साहब, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ गया, छोड़ दे सारी दुनिया। गुनगुना दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान लक्ष्मण शंकर वाजपेयी जी। आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वाजपेयी साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी
वाजपेयी साहब, आपको साहित्य अकादमी में भारतीय ज्ञानपीठ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स, एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, नेशनल बुक ट्रस्ट सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं में आप काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया जाता है और आप सार्क में भी आपने हिस्सा लिया है। और अभी क्या पोजीशन है हमारे कवि सम्मेलनों की? आप तो 40 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबा अरसा है। मैं देख रही थी, आप खुद हैरान थे कि मुझे इतना अरसा हो गया। तो जी। क्या चल रहा है आजकल? देखिए, हाँ, जैसे मैंने कहा था कि 74 में मैंने पहला कवि सम्मेलन किया, इस नाते जी। 36 साल तो हो गए। जी। और 36 साल में ही मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत, बिल्कुल जैसे आमूल-चूल परिवर्तन हो गया हो, उस तरह का कई बार लगता है। क्योंकि देखिए, मैंने जब शुरुआत की थी उस समय बहुत बड़े बड़े कवि बड़ी प्रतिष्ठा के साथ वो आमंत्रित किए जाते थे और वो जाते थे जी। और ऐसे लोग जो साहित्य में पूरी तरह जिनका सम्मान था, बंटवारा नहीं था कवि सम्मेलन के मंच पे, तो देश के श्रेष्ठतम कवि उसमें होते थे, जो प्रकाशित होते थे साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में और जिन्हें लोग पढ़ते थे, जिनको टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते थे। ऐसे बड़े बड़े से नाम, जैसे मुझे सौभाग्य मिला सोहनलाल द्विवेदी जी के साथ कविता पाठ करने का, और इस तरह के बहुत सारे नाम, बलवीर सिंह रंग जीवित थे। अच्छा, और देश की जो जनता है, जैसे गांव में देखिए, मेलों में देखिए, हजारों की संख्या में लोग आते थे और ऐसा होता था कि जैसे सुबह 4:30 बजे संयोजक ने घोषणा कर दी कि अब हम कवि सम्मेलन समाप्त करें, तो अब जनता से आवाजें उठ रही कि नहीं चलने दो। अब सुबह 6 बजे तक 6:30 बजे तक कवि सम्मेलन चल रहा है। ऐसे कवि सम्मेलन मैंने कविता पाठ किया है। और ऐसा देखिए, जैसे गाँव में आप उनके कपड़े देख करके लगे कि ये गजल पसंद करेंगे, सुनेंगे, आपको लगे ऐसा कि ये पगड़ी बांधे जो सब बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, तो ये गजल की बारीकी, लेकिन एक एक अच्छे से अच्छे शेर पर वो जनता ऐसे दाद। तो हमारे गांव में हो चाहे शहर में हो, आम जो जनता है वो कविता का सम्मान करती है, कविता सुनना चाहती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे होते करते अभी जो परिदृश्य है उसमें कविता और कवि गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह पर मदारी और बाजीगर और जोकर किस्म के लोग आ गए हैं, जिनका काम है सिर्फ ताली पड़वाना। ताली वैसे पब्लिक नहीं बजा रही तो उनको किसी भी तरह से ताली के लिए भीख मांगना और कहते रहना, मिनट में ताली बजवाना। साहब, मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि मंचों पर अपनी वो एक पंक्ति बोलेंगे, फिर एक चुटकुला बोलेंगे, फिर एक पंक्ति बोलेंगे, फिर एक चुटकुला बोलेंगे। बिल्कुल। और दुर्भाग्य की बात है कि चुटकुले वगैरह जो हास्य के कवि हैं वो सुनाए अपने वातावरण में, तो ठीक है। जो गीतकार हैं, जो गंभीर रचनाएं लिखते हैं, वो भी चुटकुलेबाजी करने पर आ गए। तो सारा खेल ये है कि तालियां लूट लो और कवि सम्मेलन उसको लूटना मांगते हैं। लेकिन जो कविता इसमें कहीं खोती जा रही है, जो गंभीर रचनाएं, एक से एक अच्छे गीत, एक से एक अच्छी रचनाएं, और लोग उनकी मांग करते थे। तो ये एक जैसे जो फिल्म घटिया बनाने वाले वो कहते हैं पब्लिक यही देखना चाहती थी, इन लोगों ने बना लिया है कि जनता यही सुनना चाहती है। ऐसा नहीं है। आपने बहुत अच्छा। तो इस समय जो है ना, अब देखिए, वही जैसे मैं कह रहा हूँ, 30-40 साल पहले जो कमजोर कविता जो लिखते थे उनको मंच में जाने से उनके हाथ पैर कांपते थे। अभी स्थिति ये है कि जो अच्छी कविता लिखते हैं मंच पर जाने में उनके हाथ पैर कांपते हैं। ये न इस तरह के चुटकुलेबाजी के बीच में वो गंभीर कविता को क्या परिणाम होगा, ये दुर्भाग्य की स्थिति जो ऐसी हुई है। गुजारिश करूंगी, अपने गंभीर से रचना, आप बड़ी जोरदार वकालत कर रहे हैं गंभीर रचना के लिए, एक दे दें। नहीं, रचना ये है कि गंभीर रचना खूब पसंद की जाती। कविता, मैंने कहा ना कि कोई समस्या नहीं, मैंने लाल किले से बड़ा तो कोई मंच नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन उस लाल किले के कवि सम्मेलन में मैंने छंद मुक्त कविता सुनाई और बहुत पसंद की गई, क्योंकि जनता चाहती है कविता सुनना। वो किस तरह की है, क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा गा देंगे तभी बहुत अच्छी। आमतौर पे यही है, अभी जो कवि सम्मेलन में बहुत अच्छे गाने वाले वहाँ मौजूद हैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है वाजपेयी साहब, कविता नहीं है, कविता में दम नहीं है या है अलग बात, दीगर है वो, लेकिन अगर गाना उनको आता है और अपीयरेंस अच्छी है तो उनको ऑफ कोर्स दाद मिलेगी। जी। तो बहरहाल मैं ये जैसे आपने माँ की बात की थी, तो ये जैसे मैंने बताया, खुशबू वाली गजल से तो मेरी पहचान बनी। और ये जिसमें एक माँ वाला का जिक्र है, उस गजल से मुझे प्रतिष्ठा मिली। तो मैं वो गजल आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, क्या बात। टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। क्या बात है। और इसमें शेर है कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन,
एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। बहुत खूब, और बहुत वो शेर जो अलग तरह का शेर बना जी, स्वागत है। कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या और बात है। तीरगी माने होता है अंधेरा, कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए। और इसका बहुत आखिरी खूब, शेर बहुत खूब। कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए, बहुत टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और बचवे साहब, क्या बात है। और जो आपने अभी चांद वाली बात कही, गुनगुना दीजिए गीत चलो दिलदार चलो। पाकीज़ा के संगीत ने तो बिल्कुल क्रांति जैसे कर दी थी। जी जी जी। बहुत अद्भुत संगीत था वो। तो वो इसलिए ये डुएट मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो जो संगीत दिया है वो देखिए क्या जादू इसको बनाता है। जी जी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, न कभी खत्म उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो,
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम ही तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं न सिर्फ कवि, लेखक, शायर, बहुत अच्छे आप गायक भी हैं। दोस्त आप उनको सुन रहे हैं। वाजपेयी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी फिर से श्रोताओं का भी स्वागत है, धन्यवाद। वाजपेयी साहब, आपकी रचनाएं आई बेजुबान दर्द, जी संग्रह है आपका। आपसे गुजारिश करूंगी अपनी रचना के बारे में थोड़ा बताइए। ये बीकानेर में छपा था और इसकी छपाई वगैरह तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम कहने के लिए एक संग्रह था और वो अब उपलब्ध नहीं है। अच्छा। उपलब्ध सिर्फ ये खुशबू तो बचा ली जाए है। जी। और एक बाल कविताओं का संग्रह है मच्छर मामा समझ गया। उस पे मुझे दिल्ली की हिंदी अकादमी की ओर से वो बाल साहित्य सम्मान भी मिला था। और एक और भी वो जो एक खंडित प्रतिमाएं, हाँ, वो बहुत अरसे से जी हाँ वो प्रकाशित होनी है। और एक गजलों का संग्रह और एक बाल कविताओं का संग्रह और जो है तैयार है, जो मेरे शायद आलस्य के कारण से, अच्छा। या व्यस्तता के कारण से या अस्त व्यस्तता के कारण से, अच्छा। ये तीनों संग्रह बस। और दोस्तों, मैं आपको एक बात आपसे इस मोड़ पर शेयर करना चाहूंगी कि इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी आपने सिर्फ मेरे एक SMS पर रिस्पॉन्स किया। आप मुझे एक जगह मिले थे कवि सम्मेलन में, आपको मैंने अपने इस शो के बारे में बताया था। आपने कहा हाँ मैं आपको टाइम अपना दूंगा, लेकिन मैंने एक SMS किया, उस पर आपने रिस्पॉन्स किया। वाजपेयी साहब, आपकी सरलता पर मैं नतमस्तक हूँ, आपको मैं सल्यूट करती हूँ। और इस बात पर मुझे याद आ जाती है, गंभीर साहब एक रचना बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। और दोस्तों, मैं आप वाजपेयी साहब से फिर गुजारिश कर रही हूँ कि मच्छर मामा समझ गए में से एक बच्चों की अगर कोई रचना आप हमारे दोस्तों को दे सकें। हाँ जरूर जी, स्वागत है आपका। जी, बच्चों की ये कविता मेरी मुझे खबर नहीं मिली, लेकिन ये छपी एक अखबार में और वहाँ से NCERT की जो चयन समिति होती है टेक्स्ट बुक्स वगैरह बच्चों की, उसमें ये रचना करीब करीब अंतिम उसमें पहुँच गई थी। ये बात मुझे बाद में NCERT के प्रोफेसर साहब नहीं बताई, लेकिन वो नहीं उसमें आ पाई। आप जानते हैं वो बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जी तो ये छोटी सी कविता है कि मकड़ी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा, क्या बात कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा, क्या बात है। और जिस धागे से इसे बुना है भला कहाँ से लाती हो, और बुनने वाली जो मशीन है वो भी कहाँ छुपाती हो। बहुत खूब। एक प्रार्थना तुमसे मेरी है छोटी सी, सुनो जरा, अब मैं पतंग का धागा दे दूं, मेरे कपड़े बुनो जरा। क्या बात है, क्या बात है। और वाजपेयी साहब, आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ गया, बच्चों की बात से, खिलौनों की बात से गुनगुना दीजिएगा प्लीज आप, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जी, ये गजल है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की। और ख़ास बात यह है कि मेरे बहुत अजीज़ हैं जिनके साथ मैंने बहुत सारे मुशायरों में भाग लिया है, निदा फाजली साहब, जिनसे बराबर SMS के ज़रिए और संपर्क बना रहता है। निदा साहब की यह गज़ल है और बहुत पसंद है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली। उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।
बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, दीवाना 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 दीवाना। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। गम हो के खुशी दोनों कुछ देर के साथी है, कुछ देर के साथी हैं, कुछ देर के साथी हैं, कुछ देर के साथी 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 हैं। गम हो के खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, फिर रास्ता ही रास्ता है। हंसना है ना रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जादू का खिलौना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी। बाजपेयी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बाजपेयी साहब, गज़ल दुष्यंत के बाद तथा हिंदुस्तानी गज़लें में आपके इन ग्रंथों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, और कविताओं के अतिरिक्त आप लेख, व्यंग, पुस्तक समीक्षाएं, भेंट वार्ताएं, बाल कहानियां आपकी प्रकाशित होती हैं, और आप लिख रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं इस फील्ड में। इसके अलावा भी आप छंद मुक्त पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारी विधाओं पर काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप अपने इस सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। जी जी जी, देखिए बात क्या है कि कविता कोई क्यों लिखता है। जी जी कोई बात है जो वो कहना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है अपने जी, को, जी। कोई सपना है जिसको लेकर के वो लेखक कभी चलता है, जी, तो जी। जिस विधा में अपनी बात कही जा सके वो कहने का प्रयास करता है। जी, जी। तो मेरे साथ यही रहा, क्योंकि देखिए पहले मैं बच्चों की रचनाएं नहीं लिखता था, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मैं बच्चों का कार्यक्रम प्रस्तुत करता था रेडियो पर, तो उस नाते एक परिचर्चा में भाग लेने का मुझे भी अवसर मिला, एक बहुत प्रतिष्ठित समाचार पत्र में। जी, जी। तो वहाँ फिर मुझे जो हिंदी में बाल साहित्य को बहुत सम्मान नहीं मिला है, तो मैंने जब वो इंटरव्यू दिया
तो मैंने अपने आप से ही सवाल किया कि मैंने भी तो अभी बच्चों के लिए नहीं लिखा, ये तो बड़ी गलत बात है। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर चलता रहा निरंतर। और ये बात है कि दूसरी भाषाओं में, बंगला, मराठी वगैरह में, अगर आप बाल साहित्य नहीं लिखते तो आपको लेखक माने नहीं जाता। क्या बात। लेकिन हिंदी में अभी ये है कि अगर आप बाल साहित्य लिखते हैं, जैसे कोई छोटा काम करते हैं। और जहाँ तक कविता की बात है, कविता में भी वही बात है कि गजल के अलावा गीत है, दोहे मैंने बहुत सारे लिखे हैं, हाइकू कविताएं लिखी। मैं कहीं एक मित्र के पास गया अपनी बिटिया को लेकर के, वहां से एक पत्रिका ले आया, तो उसमें हाइकू पर विशेष वो था, हाइकू की कोई पत्रिका थी। तो मुझे वो ये लगा, एक चुनौती लगी कि भाई इतने 5 अक्षर 7 अक्षर 5 अक्षर में एक बात कहनी है, तो एक चैलेंज, चुनौती तो है। मुझे तो भी एक बार यहाँ हमारे फरीदाबाद के हाइकू सम्राट हैं JB गुप्ता राकेश जी, उन्होंने मुझे कहा माधुरी इस विषय पर आपने एक हाइकू लिखना है। मैं सारी रात सोचती रही कैसे हाइकू लिखूं। सुबह पूजा करने बैठी थी, पूजा करने के दौरान एक हाइकू निकल कर आया। हाइकू लिखना है बहुत मुश्किल। जी। तो हाइकू लिखे, दोहे, मुक्तक और बहुत सारी विधाओं में इस तरह का लेखन हुआ। व्यंग में मेरे बहुत सारे व्यंग लेख एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपते रहे। तो ये अच्छा लेख का ये कि कोई चीज अगर कचोटी मन में, जैसे एक बार भारत जो है एक सिर्फ बारिश में जो पहले निर्णय होता था, अभी जो चल रहा है, जो नियम, जिस नियम का पालन हो रहा है वो तो ठीक है, इससे पहले जो नियम चलता था उसमें भारत हार गया। तो मुझे बहुत मैंने तुरंत एक लेख लिखा क्रिकेट पर, और वो एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में छपा। तो वो चीजें जब उसकी जरूरत हुई, जब जैसा ऐसा मुझे कुछ लगा किसी विषय पे, तो वो अब ये है कि लेख का चूंकि वो समय मांगता है, कहानियां भी समय मांगती हैं, तो वो थोड़ा रुके। लेकिन लघु कथाएं और इस तरह की बहुत सारी विधाओं में लिखता रहा हूँ। बल्कि छंद मुक्त कविताओं का भी वही है। एक बहस चलती है जो दोनों तरफ से, जो छंद मुक्त कविता के कवि हैं, बहुत से आलोचक हैं, वो जो छंदबद्ध कविता है उसके प्रति कोई सम्मान, कई उसको मानते हैं जैसे वो कोई साहित्य से इतर है, या उसको सम्मान नहीं देते हैं। बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाओं ने भी इस तरह का एक रवैया रखा। जबकि आप देखिए कि देश का सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ सम्मान। इस बार जैसे 2 लोगों को अभी मिला, पिछले दिनों ही मिला है, अपने शहरयार साहब, उन्होंने फिल्मों के लिए लिखा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, शहरयार साहब को जब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो आपने उनका एक साहित्य अकादमी के थे, उनका इंटरव्यू लिया और मैंने वो सुना, और मैं उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़े दिनों में मैं आपको इंटरव्यू करने जा रही हूँ। जी। तो अब उसमें जो मलयालम के कवि हैं, उन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने लिखे हैं। तो दूसरी भाषाओं में अगर कोई फिल्मों के लिए लिखता है या लिरिकल लिखता है, छंदबद्ध लिखता है, तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हिंदी में छंदबद्ध कविता लिखना, गीत गजल लिखना, जैसे कोई साहित्य से दूसरे कुछ अलग तरह का काम है, तो उस तरह को मैं नहीं मानता। और किसी भी विधा में आप बात कह सकते हैं, बस उसमें काम अच्छा करें, ये तो उसकी शर्त है। तो मैं आपको बल्कि एक छंद मुक्त कविता सुनाना चाहूंगा। और ये कविता गुजारिश करने ही वाले थे, आपने ये छंद मुक्त कविताएं मैं हर कवि सम्मेलन में सुनाता हूँ, गीत के साथ साथ। और ये एक छंद मुक्त कविता है जो मैं आमतौर पे आजकल बहुत सुनाता हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो रोड रेज होने लगा है, भगवान न करे फरीदाबाद तक ये बीमारी पहुंचे। तो एक कविता मैं छोटी सुनाता हूँ आपको, अपने श्रोताओं को। कविता का शीर्षक वे लोग। कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने के आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे हौदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय। जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हूं उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता है एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। बहुत खूब, बहुत खूब। वाजपेयी साहब, आपकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बहुत शिद्दत से ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं और मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया। प्लीज गुनगुना दीजिए, तुम्हें याद करते करते। ये भी लता जी का गाया गीत है, मेरा बहुत पसंदीदा। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। तुम ले गए हो अपने
जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में, इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो, मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है कुंवारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते। वेलकम अगेन टू रेडियो माधुरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। वाजपेयी साहब, आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में आपकी 1 दर्जन से अधिक पाठ्य पुस्तकों में आपकी इकाइयों का लेखन सम्मिलित किया गया है और आपने 7 विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता की तरह guest काम किया faculty, है जी, और जी। आपने प्रश्न पत्र भी निर्धारित किए हैं। आप परीक्षक भी से भी संबंधित आप रहे हैं और आपने बहुत सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपने पत्र वाचन भी करे हैं। अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा जी जी जी, ये देखिए, एक कविता साहित्य के अलावा एक क्षेत्र है मीडिया का। जी जी तो मीडिया, जैसे आपने कहा कि उसमें 7-8 विश्वविद्यालयों से मैं अभी भी जुड़ा हूँ, उसमें गेस्ट फैकल्टी की तरह। जब कोई छुट्टी का दिन हुआ अच्छा जी और मैं समय निकाल पाया तो कोई लेक्चर किया। जी जी कई यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है तो उसमें एमएससी का मीडिया में कोर्स होता है, उनके लिए पेपर सेट करना था, कॉपियाँ जांचनी है। आईपी यूनिवर्सिटी या इस तरह के विश्वविद्यालयों की तरफ से वो मीडिया एक मेरा क्षेत्र है, उसी पर मेरा लेखन भी है जो आपने कहा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के लिए। नेशनल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून और बाकी कुछ सेमिनार्स जो है ना में उसमें 2 तरह के हैं। हाँ जी। सेमिनार्स जो साहित्य को लेके हुए उनमें भी गया हूँ और मीडिया को लेकर जो सेमिनार्स हुए हैं उनमें भी पत्रवाचन मैंने किया है। आपने वाजपेयी खास साहब- लेक्चर्स जैसे हुआ मेरा वो मीडिया को लेकर के, आकाशवाणी के स्टाफ ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट हमारा में भी एक आपने जी 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 उसके लिए भी जो अपने ऑफिसर्स के लिए और वरिष्ठ भारत अधिकारी ये जो को फॉरेस्ट रखे। सर्विस के लोग हैं बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे जिनके बीच में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया था। एयर तो इंडिया के भी उसमें अधिकारियों को उसमें आपने वो हाँ जी उसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। एयर इंडिया के जो बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं
उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए। और इत्तेफाक ये कि आमंत्रित उन्होंने किया, लेकिन वो मैं अपनी व्यस्तताओं के चलते कर नहीं पाया। अच्छा। जी जी जी, आमंत्रित उन्होंने मुझे और जरूर आपकी किया था। वाजपेयी साहब कमेंट्री का भी प्रसारण आपका बहुत सारे हाँ, रील जी, में जी, हुआ। जी। मैं अब- गुजारिश करूंगी थोड़ा उस पर अपनी रोशनी डालें। देखिए, जो रेडियो में सबसे चुनौती भरी विधा है वो आंखों कमेंट्री। देखा हाल सुनाना है। जी जी जी। तो क्रिकेट में मेरा बुनियादी इंटरेस्ट था, रुचि थी मेरी, लेकिन क्रिकेट में ये है कि पूरा दिन चलता है और पूरा टेस्ट मैच है तो 5 दिन चलता है, ये तो बात की बात है। तो वो मैं इस वजह से उसके लिए समय नहीं निकाल पाया। जी जी। लेकिन क्रिकेट भी मैंने किया। जब ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पे आई थी कोई 5-7 साल पहले, तो उसका मैंने आंखों देखा हाल सुनाया था। लेकिन मेरा क्षेत्र रहा जो नॉन स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जैसे 15 अगस्त लाल किले से और 26 जनवरी पे वहाँ पे राजपथ से, और मदर टेरेसा की जो अंतिम यात्रा थी उसका आंखों देखा हाल, या जो बहुत सारे जैसे अभी फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ उसका उद्घाटन सा, अभी जब ये क्वींस बेटन आया वाघा बॉर्डर पे, तो वो कमेंट्री मैंने ही की थी। और आपने वाजपेयी साहब अपने दूरदर्शन के धारावाहिकों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी आपने सूत्रधारी की भूमिकाएं निभाई। जी जी, वो जी उसमें ये है कि जिसको हम वॉइस ओवर का काम कहते हैं, जी, जी, एक जी। सूत्रधार का काम, वो मैंने दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी किया है और इग्नू के बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए किया है, एनसीईआरटी के लिए भी किया है। उसमें भी है कि मैंने कमर्शियल काम मुझे बहुत बुलाया गया, लेकिन मैंने कभी नहीं किया है। जो शिक्षा से संबंधित है या जो हमारे, तो उस तरह का जो काम है, एकेडमिक जो काम है, ज्यादातर मैंने उसी में ही किया है। जी वाजपेयी साहब, अब जैसे आप कविता करते हैं, आप मीडिया की फील्ड में भी हैं, पर एजुकेशन की बात आप कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा आपने, तो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन वाले आपको पुकार कर कह रहे हैं, वो गीत आप गुनगुना दीजिए, जाइए आप कहाँ जाएंगे। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, थैंक यू। वाजपेयी साहब, आपको बहुत सारे सम्मान हासिल हुए। कुछ का मैं नाम ले पाऊंगी, बहुत लंबे लिस्ट है। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो अगले 2 घंटे इसमें निकल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान लंदन से आपको प्राप्त हुआ। हिंदी अकादमी दिल्ली से बाल साहित्य सम्मान आपने हासिल किया। बालकन जी बारी इंटरनेशनल संस्था का श्रेष्ठ बाल साहित्यकार सम्मान आपको मिला। आपको दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान आपको प्राप्त हुआ। प्रकाशवीर शास्त्री सम्मान आपको मिला। मध्य प्रदेश का रंजन कलश सम्मान आपको हासिल है। समकालीन साहित्य परिषद मुंगेर का सम्मान आपको मिला। आपको भारतीय कृषि पत्रकार संघ द्वारा आपको सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री सम्मान है वो। उद्भव शिखर सम्मान से आप सम्मानित हैं। सुरुचि सम्मान आपको मिला। वाजपेयी साहब, कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन है, क्योंकि आज मैं रूबरू हूँ उनसे। पहले भी कई मौक़ों पर दोस्तों आप जानते हैं कि मैं कवि बिरादरी की हूँ, इसीलिए मुझे यह हक हासिल है या इतनी हिमाकत मैं कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ममता किरण जी से और वाजपेयी साहब से पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन आज हम बहुत लंबी बात कर रहे हैं। वाजपेयी साहब बताएं, कैसा लगता है इतने सारे सम्मान लेकर? और देखिए सच्ची बात ये है, आपकी सफलता का राज क्या है? नहीं देखिए बात ये ना, आप ये सब पढ़ी सम्मान, अब पहली बात तो ये है कि जितने सम्मान मुझे मिले हैं जी जी, इससे कई गुना सम्मान मैंने छोड़े हैं। मतलब सम्मान संस्थाएं होती हैं वो सम्मान करना चाहती हैं, करती हैं, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश। ये जितने सम्मान मतलब मैं आपको बता दूं कि वाजपेयी साहब किसी सम्मान के मोहताज नहीं हैं। ये कोरम था, ये बात बोलनी थी, इसलिए बोलने की ज़रूरत है, पर आप किसी सम्मान के मोहताज आपका नाम नहीं है। देखिए सम्मानों की स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग खुद पैसे दे के सम्मान हासिल करते हैं, सब करते हैं। सम्मान चलिए संस्थाएं करती हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी लंदन में जो अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान जैसे मुझे मिला, तो और ये पहला अवसर था जब पहले ये सम्मान जो वहाँ कवि सम्मेलन होता था लंदन में, उसी में दे देते। इस बार उन्होंने सौभाग्य से मेरा और आगे के लिए एक रास्ता खुल गया कि उन्होंने एक अलग से एक शाम की 3 घंटे की, और जिसमें मेरी कविताओं पर ही सारा कार्यक्रम केंद्रित था। तो ये सम्मान तो वाकई मैं बहुत विनम्रता से, मुझे बहुत मैंने ईश्वर का आभारी हूँ और अपने माता पिता का और अपने सब शुभचिंतकों का कि ये सम्मान मुझे मिला और मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन आमतौर पे ये सम्मान से मुझे सिर्फ इतना ही होता है कि एक आपको और कहीं एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि आप और अच्छा लिखें, लेकिन मेरी असली ख्वाहिश यही है कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं। जो कुछ लिखा है लगता है ठीक है, कहीं अभी भी इंतज़ार है कि कोई अच्छी कविता, कोई अच्छी गज़ल कोई आए और मैं वो लिख सकूं। ऐसी पंक्तियां जो कहीं रह जाएं, जो किसी के काम आएं, किसी की डायरी में जाएं, वही सबसे बड़ा सम्मान। देखिए एक सम्मान की जैसे आपने बात की, तो मेरी ज़िंदगी जैसे मीडिया की बात है। अब आंखों देखा हाल सुनाता मैंने सैकड़ों घटनाओं का सुनाया है। एक बार मैं आंखों देखा हाल सुना करके घर आया तो एक प्रिंसिपल हैं, नेत्रहीन दृष्टिहीन हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं कोई जन्म से अंधा नहीं था, ये तो दुर्घटना हुई, बीमारी से मेरी आंखें गई थी, लेकिन जब मैं आपका आंखों देखा हाल सुनता हूँ तो मुझे लगता है मेरी आंखें लौट आएंगी। क्या बात, क्या तो बात, मुझे ये मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ। एक कोई बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, कविता प्रेमी थे, और जब वो कैंसर ग्रस्त थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे सुने, मुझे और कुंवर बेचैन जी के लिए उन्होंने कहा। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। ये जो सम्मान इस तरह के हैं उनका मैं आदर करता हूँ, उनके आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया। लेकिन उससे कहीं जो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं कुछ अच्छा रच सकूँ और अच्छा लिख सकूँ। जी। और वाजपेयी साहब, वो आप बात गोल कर रहे हैं, आपके सक्सेस के पीछे राज। नहीं वो नहीं गोल करने कोई बात ही नहीं। देखिए कवि का जो जीवन होता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब आए दिन तो उसको बाहर रहना होता है, घर से बाहर रहना है, रात भर वो गायब रहता है, और फिर वो फिर अब देखिए इतने उसके मित्र चाहने वाले होते हैं, वो आ रहे हैं, मेहमान बहुत सारे आते हैं, समय बहुत जाता है। हर शाम मेरी किसी न किसी कार्यक्रम में गुजरती है। एक सामान्य महिला के लिए या सामान्य पत्नी के लिए ये संभव नहीं है इस तरह के जीवन को बर्दाश्त कर पाना। कवि की पत्नी को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। मैं बहुत खुशकिस्मत, पहली बात तो यही है, मैं अपने बहुत सारे मित्रों वरिष्ठ लोगों को जानता हूँ
बाहर सम्मान मिल रहा है, बाहर तालियां पड़ रही हैं, लेकिन घर में उनकी कोई कवि होने की कोई इज्जत नहीं, पत्नी के लिए उसका कोई मतलब नहीं। तो ये कितने दुर्भाग्य की स्थिति है। उनके लेकिन लिए मेरा काला सौभाग्य अक्षर है भैंस बराबर हो गया जी ना। कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी हर पहली कविता जाहिर है मैं अपनी पत्नी को सुनाता हूँ। क्या बात है। और कवित्री हैं, ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। और शादी से पहले लिखती थी। बहुत से लोग टोक देते हैं इस तरह, उनको टोक देते हैं, मुझे भी टोक देते हैं कि आपने उनको बना दिया। तो मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है, उनको तो होती है, उनको बना जबकि दिया। शादी से पहले से वो लिखती रही हैं। तो ये होता है हमारे में कि कई बार महिलाओं की तरक्की लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें निकालते हैं, नुक्ता निकालते हैं। बहरहाल, तो मैं अपनी पत्नी का बहुत आभारी हूँ कि उनके कारण मेरी ये कविता यात्रा सफलतापूर्वक चली और चलती आ रही है। वाजपेयी साहब, जो अपनी आप जीवन संगिनी के बारे में बता रहे थे, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया है और आपने पसंद किया है। गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। जी जी, वो हीर रांझा फिल्म का गाना है और मुझे बहुत पसंद है। रफ़ी साहब ने क्या किस तरह उसको गाया है। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। वाजपेयी साहब, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय दिया। अभी आप बता रहे थे कि पता नहीं कितने सालों बाद आप इस समय उस जगह से अपनी जगह पर नहीं है, वर्क प्लेस पर नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हम आपकी सरलता पर नतमस्तक हैं। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। इतनी सरलता से, इतनी आसानी से मैंने कभी दोस्तों सोचा भी नहीं था। अभी मैं तो सोच ही रही थी कि मैं कैसे उनके पास सीडी भेजूँ, वो मेरा शो सुने सीडी पर और फिर वो अपनी हाँ कहें। मेरा मन भर आया है आपकी सरलता पर। मैं क्या कहूँ आपको, मेरे पास शब्दों की कमी है। आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। नहीं, आपका भी धन्यवाद कि आपने जो रेडियो मनोरचना के श्रोता हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मुझे मौका दिया। क्योंकि हमारा तो पूरा जो जीवन है किसी भी कवि का, वो आम लोगों के लिए ही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों से बात करने का मौका मिले वो अच्छा लगता है। तो आपका भी आभार। रेडियो मनोरचना को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अपने इस शो में हम जिनका SMS शामिल कर रहे हैं, आप हैं निधि तिवारी, आपके बीटेक के स्टूडेंट हैं। आप कहती हैं जब मुझे शो के बारे में पता लगा तो मैंने अपना पढ़ाई का शेड्यूल चेंज करके इस शो को सुना और मुझे इतना अच्छा ये शो लगा कि मैं लगातार अब इस शो को सुनूंगी। और आप उपासना कहती हैं माधुरी सुनाए मधुर मधुर गीत, सावन जाए न बीत। और भूपेंद्र जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहते हैं जब मुझे पता लगा इस तरह का कोई शो आता है, मैंने सुना। मैं अमूमन रेडियो नहीं सुनता, लेकिन जब मैंने शो को सुना मुझसे हिला नहीं गया। और आपको कैसा लग रहा है यह शो, आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। तन की चांदी, मन का सोना, सपनों वाली रात लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। तन्हा तन्हा खोया खोया, दिल में दिल की बात लिए। कब से यूं ही फिरता था मैं, अरमां की बारात लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। अंधेरे का इशारा समझो, अब दिया दिल का जलाना होगा। तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो। जा सकोगी? मुझे जाना होगा। जाओ। छोड़ो भी नहीं, छोड़ो ना। आज की रात तो दिल तोड़ो ना।
आंचल फैला काजल आँखों में ये रात लिए कैसे जाऊं सखियों में अब तेरी ये सावात ये ढलका आंचल फैला काजल। सीने की ये धड़कन सुन लेना कोई, हाय 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 देखे ना कोई। ना जाओ ना जाओ, हटो हटो डर लगता है, सुनो सुनो डर लगता है। दिल में कितनी कलियां महकी, कैसे कैसे फूल खिले। नाजुक नाजुक मीठे मीठे होठों की खैरात लिए मेरी दुनिया में तुम आई। चांद से कैसे आँखें मिलाऊं, बाहों में आओ तुमको बताऊं। बस भी करो अब न डरो, रात है ये अपनी। पायल छलके कंगना खनके बदली जाए चाल मेरी। मंजिल मंजिल चलना होगा हाथों में अब हाथ लिए। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। तन की चांदी मन का सोना सपनों